हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो बादामी के चालुक्य है, जिसका टाइम पीरियड है 543 से 757 ईस्वी। चालुक्य वंश का जो मूल शाखा है यही बादामी के चालुक्य है। मूल का मतलब होता है जड़ और शाखा का मतलब डाल। तो जो इसकी शाखाएं थी वो दो और थी, एक वेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। तो चालुक्य टोटल 3 थे, एक बादामी के चालुक्य जो मूल शाखा, फिर वेंगी के चालुक्य, फिर कल्याणी के चालुक्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बादामी के चालुक्य। और दोस्तों हम लोग के पास समय नहीं है, तो मैं पूरा बादामी के चालुक्य पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। जो भी मेरे पास इल्म है मैं अपना इल्म देता हूँ। तो आप लोग इससे संबंधित जितना भी आपके सिलेबस में होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे कि जो चालुक्य वंश था वह जो बादामी का चालुक्य था वो बादामी था कहाँ? तो बादामी जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले को बादामी कहा जाता था उस समय। और इससे मतलब बादामी के चालुक्यों को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश के सर्वप्रमुख साधन अभिलेख है, जो होता नहीं है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोत नहीं, तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट पुरातात्विक स्रोत जिसके अंतर्गत अभिलेख है। और अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख ये होल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय का है। अब मैं आगे बता दूं कि इसमें और भी अभिलेखों से हमें जानकारी प्राप्त होता है, जैसे बादामी के अभिलेख, महाकूट अभिलेख और हैदराबाद दान पत्राभिलेख। और जो है साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो फेनसांग से हमें प्राप्त होता है इसकी जानकारी। इसके मतलब बादामी के चालुक्य पे प्रकाश पड़ता है इसके इतिहास पे। और ईरानी इतिहासकार है ताबरी। तो इन दोनों से मतलब इसके इतिहास पे प्रकाश पड़ता है। आगे मैं कुछ इतिहासकारों के कथन है जो मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो एक महोदय हैं B.A. स्मिथ, बिसेंट स्मिथ, जो कहते हैं कि समुद्रगुप्त को कहते हैं कि भारत का नेपोलियन। तो यह बताते हैं कि मध्य एशिया की चप जाति से बादामी के चालुक्य की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद DC सरकार महोदय आते हैं, ये बताते हैं कि कन्नड़ कुल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि विदेशी गुर्जरों से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और राय चौधरी कहते हैं कि बृहत संहिता में उल्लिखित सुलिख से इसकी उत्पत्ति हुई थी। और वेनसांग और CB वैद्य इसको क्षत्रिय मानते हैं। आगे मैं बता दूं कि अभिलेखों में चालुक्यों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। वे प्रारंभ में कदम्ब शासकों की अधीनता स्वीकार करते थे। अब उत्पत्ति हम लोग जान चुके हैं। अब थोड़ा से बस 2 लाइन देख ले प्रारंभिक इतिहास। प्रारंभिक इतिहास में क्या है कि एक पुलकेशिन प्रथम का अभिलेख है, महाकूट अभिलेख। उसमें बताया गया कि पुलकेशिन प्रथम से पहले जयसिंह एवं रणराग 2 स्वतंत्र शासक जो नहीं थे, ठीक नहीं, 2 राजा थे, एक जयसिंह एक रणराग, लेकिन दोनों स्वतंत्र नहीं थे, बल्कि यह कदम्ब शासकों के सामंत थे। तो इसीलिए 2 राजा का वर्णन है। लेकिन जो संस्थापक अगर पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो हम लोग कहेंगे पुलकेशिन प्रथम। जयसिंह और रणराग को इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो पुलकेशिन प्रथम हम लोग देख लेते हैं। पुलकेशिन प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 543 से 566 ईस्वी है। तो इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस वंश का, बादामी के चालुक्य का, तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। या संस्थापक कहिए या वास्तविक संस्थापक कहिए, पुलकेशिन प्रथम को। सर्वप्रथम महाराज की उपाधि यही धारण करता है अपने वंश में। वातापी में दुर्ग की निर्माण कराता है, वह इसे राजधानी बनाता है वातापी को।
और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करता है। इसके पुत्र का अभिलेख जो है उसमें बताया गया कि हिरण्यगर्भ, अग्निष्ठ होम तथा वाजपेयी यज्ञ सहित बड़ी संख्या में स्रोत यज्ञों का अनुष्ठान करने का श्रेय दिया जाता है। इसकी उपाधि हम लोग देख लेते हैं। इसकी उपाधियां थी श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, रण विक्रम। यह मनुस्मृति, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का ज्ञाता था। इसकी तुलना पौराणिक शासक ययाति, दिलीप तथा महाकूट अभिलेख में इसकी तुलना विष्णु से की गई है। प्रथम चालुक्य अभिलेख बादामी अभिलेख 543 ईस्वी में, जिसमें इसको बल्लभेश्वर नाम से संबोधित किया गया है। अगर पूछा जाए चालुक्य वंश का प्रथम अभिलेख कौन था, तो हम लोग बताएंगे बादामी। और बादामी जो अभिलेख है इसमें शक संबोध के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख इसी को माना जाता है। अब हम लोग पुलकेशिन प्रथम पढ़ चुके हैं। अब इसका जो पुत्र रहता है कीर्तिवर्मन प्रथम या कीर्तिराज, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 566 या 67 से 597 या 98। तो देख लेते हैं। इसकी जो उपाधियां हैं वो है सत्याश्रय, वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, पूर्व रण पराक्रम। इसके विषय में जो जानकारी मिलती है, एक जानकारी है वनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नल क्षेत्र नलवाड़ी शासकों को परास्त करता है। तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है योहोल अभिलेख से। इसका जो स्रोत है योहोल अभिलेख। वैसे भी योहोल अभिलेख तो महत्वपूर्ण है, लेकिन योहोल अभिलेख में बताया जाता है कि वनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नल क्षेत्र नलवाड़ी शासकों को परास्त करता है और यह कदम्ब वंशी शासक अजय वर्मा के विरुद्ध महत्वपूर्ण विजय स्थापित करता है और कदम्ब शासक सेंद्रक मैत्री संघ को परास्त करता है। वनवासी पुरी, धारापुरी पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी, धारापुरी को पश्चिमी समुद्र की लक्ष्मी कहा जाता था, तथा रेवती द्वीप, रेवती द्वीप मतलब गोवा पर भी अधिकार स्थापित करता है। महाकूट अभिलेख में कीर्तिवर्मन को वंग, अंग, कलिंग, मगध, मद्रक, केरल, गंग, मूसक, पांड्य, चोली, वैजयंती आदि शासकों का विजेता कहा गया है। इसका जो विस्तार क्षेत्र था वह आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो इसके विस्तार क्षेत्र थे। अब कीर्तिवर्मन प्रथम खत्म होता है, इसे कीर्तिराज भी कहते थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंगलेश। मंगलेश का अर्थ क्या होता है? मंगलेश का, जैसे पुलकेशिन प्रथम हम लोग पढ़े ना, तो पुलकेशिन का अर्थ ही होता है महान सिंह। सिंह मतलब शेर, महान शेर। तो हम लोग मंगलेश का अर्थ जान ले। मंगलेश का अर्थ होता है समृद्ध स्वामी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यह परम भागवत की उपाधि धारण करता है। जब परम भागवत की उपाधि धारण करता है तो अर्थात वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और जो इसके अभिलेख थे वो बेलूर दानपत्र और महाकूट स्तंभ अभिलेख। इसकी जो उपाधियां थी हम लोग देख लेते हैं। श्री वल्लभ, रण विक्रम, परम भागवत आदि। कलचूरी शासक बुद्धराज को यह हराता है। गोवा के आक्रमण के दौरान वहां के गवर्नर स्वामीराज के विद्रोह का दमन किया तथा ध्रुवराज को गवर्नर नियुक्त किया। उसने महाविष्णु गृह नामक गुहा मंदिर का निर्माण कराया, जिसका प्रारंभिक निर्माण कीर्तिवर्मन प्रथम ने किया था। अभी मैं आपको पहले बताया कीर्तिवर्मन प्रथम में, सॉरी अगर नहीं बताया तो फिर अलग बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि कीर्तिवर्मन प्रथम में थोड़ा सा कि महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुस्वर्ण अग्नि अष्ट होम यज्ञ करने वाला कहा गया है, मैं बताया हूँ। और वातापी का प्रथम निर्माता इसे कहा गया है। और यहाँ पे यह महाविष्णु गृह मंदिर का निर्माण करता है, जो यहाँ पे बताया गया है। निर्माण तो कराता ही है
कीर्तिवर्मन प्रथम, लेकिन प्रारंभिक निर्माण कराता है। जो बाद का जो निर्माण कराने वाला शासक है वह मंगलेश है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। इसने मुटुकेश्वर के स्वयं मंदिर का भी प्रभुत दान दिया। नहीं, ये पुलकेशिन द्वितीय का चाचा होता है। तो पुलकेशिन द्वितीय छोटा बालक रहता है और नाबालिग होने के कारण मंगलेश जो कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई होता है वह इस पे शासन करता है। और जब यह पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हो जाता है, यह अपने चाचा मंगलेश से कहता है कि हमको हमारा राज्य वापस कर दीजिए, क्योंकि उस राज्य का हकदार मैं हूँ। पर ऐसा होता नहीं है। तो दोनों में युद्ध होता है और जो इस युद्ध का स्रोत है वह योहोल अभिलेख है। और योहोल अभिलेख में बताया गया है कि इस समय इसका विजेता होता है पुलकेशिन द्वितीय। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड होता है 610 से 642 ईस्वी। तो हैदराबाद लेख में परमेश्वर की उपाधि इसको दी गई है या परमेश्वर कहा गया है। सर्वाधिक योग्य शासक या शक्तिशाली शासक बादामी के चालुक्य वंश का ही है। इसकी जो उपाधि है श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वह योहोल अभिलेख है, जिसके रचनाकार हैं रवि कीर्ति। इसका जो टाइम पीरियड है वो 634 ईस्वी है। इसकी जो भाषा है संस्कृत है और यह पद्य में लिखी गई है। इसकी जो लिपि है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। और पुलकेशिन को सत्याश्रय कहा गया है। सत्याश्रय का अर्थ होता है जहां सत्य को आश्रय प्राप्त हो। अभिलेख में 37वें पद्य में रवि कीर्ति की तुलना जो है कालिदास तथा भारवी से की गई है। और मैं एक तथ्य और बता दूं कि कालिदास का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख योहोल अभिलेख है। इस अभिलेख में चालुक्य वंश का विस्तृत इतिहास मिलता है। यह अभिलेख भगवान जितेंद्र अर्थात महावीर की स्तुति से प्रारंभ होता है। इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना के काल का उल्लेख किया गया है। यह अभिलेख मेगुती मंदिर, मेगुती स्थान का नाम है, वहाँ पे एक मंदिर होता है, वहाँ के दीवार पे अंकित है। इस प्रशस्ति का प्रथम प्रकाशन जॉन फ्लीट द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखिएगा कि जॉन फ्लीट जो इस प्रशस्ति का प्रथम प्रकाशन की अगर बात किया जाए तो जॉन फ्लीट महोदय ने इसका प्रकाशन किया था तथा कील हार्न महोदय ने इसको अनुदित किया। एक बात मैं और बता दूं कि अनुदित और अनुवादित कोई शब्द नहीं होता है। किसी चीज़ का अनुवाद करना अनुवादित नहीं होता है, उसको अनुदित बोला जाता है। तो फिर आगे मैं और बता दूं कि 16वें और 34वें श्लोक में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अब इसका एक फेमस युद्ध हुआ था। होता क्या है कि हर्षवर्धन आक्रमण करता है इसके राज्य पे, अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान। होता क्या है कि बहुत जगह बताया गया है कि ये अपने साम्राज्य विस्तार करता है तो उसको पुलकेशिन द्वितीय रोक देता है। लेकिन मैं बता दूं आपसे कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय के रोकता ही नहीं है, बल्कि हर्षवर्धन के कई गांव ऐसे होते हैं जो अपने कब्जे में कर लेता है और पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे विजेता होता है। योहोल अभिलेख में इसको भी बताया गया है। और यह जो युद्ध लड़ा गया वह नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया। वही नर्मदा नदी के विस्तार कर रहा था उस पार, लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं पाया हर्षवर्धन। और आगे है कि इसका एक युद्ध और हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का, आप लोग यहीं पे जान लें। एक पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन,
प्रथम, तो इसका नरसिंह वर्मन प्रथम और इससे युद्ध होता है। पुलकेशिन जो द्वितीय होता है, यह पल्लव शासक महेंद्र वर्मन जो होता है उसको हरा देता है। तो फिर उसका जो लड़का होता है फिर यह जाता है पल्लव शासक वहाँ पे युद्ध करने। तो वहाँ पे जो नरसिंह वर्मन होता है वह इसको हराता है, और वहाँ पे इसके हराता ही नहीं बल्कि इसके पीठ पे जयश्री लिखवाता है। तो बहुत बुरी तरह इसको हराता है। और इस युद्ध में जो नरसिंह वर्मन के जीतने का श्रेय दिया जाता है, इस युद्ध में श्रीलंका के मान वर्मन का इसका सहायता प्राप्त होता है नरसिंह वर्मन को। आगे मैं बता दूं कि हर्षवर्धन से जीतने के बाद 99,000 गांव वाले महाराष्ट्र को पर अधिकार कर लिया था। तो 99,000 गांव वाला त्रिमहारा राष्ट्र को पर अधिकार कर लिया था यह पुलकेशिन द्वितीय। और मैं आगे बता दूं कि इसका जो साम्राज्य होता है यह अपना साम्राज्य 2 भागों में बांट देता है। इसका एक भाई होता है विष्णुवर्धन। तो बाद में जैसे 2 भागों में बांटने का सिर्फ एकमात्र रीज़न ही होता है कि 2 भाग में क्यों बांट देता है। रीज़न यही होता है कि एक पार्ट दे देता है अपने भाई विष्णुवर्धन को। तो विष्णुवर्धन जो है अपना एक अलग वंश स्थापित करता है जिसको वेंगी के चालुक्य कहा जाता है, जो आगे चल के वेंगी के चालुक्य नाम से या फिर पूर्वी चालुक्य कहा जाता है जिन्हें, ठीक है। लोहनार जो अभिलेख है उसमें पुलकेशिन द्वितीय को पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का अधिपति कहा गया है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को क्रमशः परियल, मणिमंगल, सूरमाल के युद्धों में तीनों युद्धों में पल्लव क्षेत्र में स्थित जो तीनों युद्ध पल्लव क्षेत्र में ही हुए थे। कह रहा मैं बता रहा हूँ ना, पुलकेशिन द्वितीय जो था ये जाता है युद्ध करता है पल्लव क्षेत्र में, और बता रहा है कि 3 युद्ध हुए, एक परियल, एक मणिमंगलम और एक सूरमाल। तो तीनों युद्ध में परास्त हो जाए, मतलब हार जाता है पुलकेशिन द्वितीय। और जो इसके पीठ पे मैं बताया अभी कि इसके पीठ पे जयश्री नाम उद्गृत कराता है। और वहाँ पे नरसिंह वर्मन जो होता है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। और इसके पहले जब पुलकेशिन द्वितीय उस पे महेंद्र वर्मन प्रथम को हराता है तो वहाँ पे वह कांची कोंड की उपाधि धारण करता है, क्योंकि पल्लव की राजधानी क्या थी, कांची थी। तो फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो शासक आता है विक्रमादित्य आता है। विक्रमादित्य भी एक शक्तिशाली शासक होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि 3 समुद्रों की भूमि का सम्राट। 3 समुद्र मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसको 3 समुद्रों की भूमि का सम्राट कहा गया है। कन्नौज लेख में प्रारंभिक सफलताओं की जानकारी मिलती है। उसने अपने पिता के समान परमेश्वर की उपाधि धारण की। अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। जो अभी क्या कहते हैं नरसिंह वर्मन जो इसको जीता था इसके पैतृक राज्य को, उस पर फिर यह अधिकार कर लेता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम को यह परास्त करता है और राजा मल्ल की उपाधि ग्रहण करता है। अगर पूछा जाए राजमल्ल की उपाधि किसने ग्रहण किया तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद अगला शासक आएगा विनयादित्य। थोड़ा समय और बता दूं इसके विषय में विक्रमादित्य के, कि इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय तथा परमेश्वर वर्मन प्रथम को पराजित करता है तथा कांची पर अधिकार कर लेता है, और परमेश्वर वर्मन वहां से भाग जाता है। तो अगर कांची पे कोई पूछा जाए कि किस बादामी के चालुक्य शासक ने कांची पर अधिकार कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। अभी तक तो जीतते थे लेकिन फिर चले आते थे, लेकिन अगर पूछा जाए अधिकार किसने कर लिया तो फिर विक्रमादित्य पे हम लोग टिक लगाएंगे। और इसके समय कि
इसके जो युद्ध हुआ था परमेश्वर वर्मन से, इस युद्ध का नाम पेरुवल्लूर का युद्ध कहा जाता है। और जो इसका स्रोत है जो हम लोग जानते हैं उसका कूरम दान पत्र से इसके प्राप्त होता है, इसका जानकारी हमें। और इसकी उपाधियाँ मैं भूल गया बता दूं कि इसकी उपाधियाँ जो थी श्री पृथ्वी वल्लभ, सत्याश्रय, परमेश्वर, अनिवारित और राजमल्ल। जो राजमल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम को परास्त कर धारण करता है। अगला शासक हम लोग विनयादित्य देखते हैं। इसका टाइम पीरियड 680 से 696 ईस्वी है। तो इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला देखते हैं विजयादित्य 696 से 737 ईस्वी। वातापी के चालुक्यों में सर्वाधिक दीर्घकालीन शासन अगर पूछा जाए, सबसे अधिक शासन काल किस शासक का रहा, तो विजयादित्य। विजयादित्य जो था वैष्णव और शैव और जैन सबको संरक्षण दिया था। और जो इसकी उपाधियां हैं सत्याश्रय, परमेश्वर और परम भट्टारक और समस्त भवनाश्रय। यह अपने नाम का मंदिर अभी स्थापित करता है जिसे विश्वर शिव मंदिर कहा गया है, अर्थात संगमेश्वर शिव मंदिर कहा गया है। यह जो मंदिर की स्थापना करता है, पट्टड़कल एक स्थान का नाम है, तो वहाँ पे अपने मतलब मंदिर के अपने नाम के मंदिर का स्थापना करता है। इसकी छोटी बहन कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मणेश्वर में अनेसेज्य वसादि नामक जैन मंदिर का निर्माण कराया था। अगला शासक हम लोग पढ़ लेते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। इसके बाद आखिरी शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो विक्रमादित्य द्वितीय में भी कुछ ज़्यादा है नहीं। एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस शासक के शासन काल के दौरान अरबों का आक्रमण हुआ, अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ। तो उस समय जो शासक था वह विक्रमादित्य द्वितीय था। इसका जो टाइम पीरियड है 733 से 746 ईस्वी है। तो इसके समय एक और इम्पोर्टेंट तथ्य है कि जो विरूपाक्ष मंदिर होता है या जिसे लोकेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये हैदर वंश से के विवाह करता है लोक महादेवी से। तो लोक महादेवी इसके निर्माण करते हैं। और एक और मंदिर है इसकी जो पत्नी होती है त्रिलोकेश्वर महादेवी। तो वो अभी एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, शिव मंदिर। तो फिर शिव मंदिर का ये मतलब निर्माण कराते हैं। इसके बाद आखिरी शासक जो है विक्रमादित्य द्वितीय हो गया। आगे आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय 746 से 757 ईस्वी, जो इस वंश का आखिरी शासक है। और इसके विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं। चलिए अब हम लोग 10 प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला दक्षिण भारत में पहला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चालुक्यों के सामंत तंतिदुर्ग राष्ट्रकूट ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समनगढ़ अभिलेख। देखिए आप लोग भी लास्ट में इसका कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ। वैसे तो सही सबका 10 में 10 ही हो जाएगा, क्योंकि मैं ऊपर सारा चीज़ बता ही दिया हूँ लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अभिलेख शक संवत के प्रयोग के साथ कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा वादामी का शिलालेख है। ठीक,
अगला देख लेते हैं हम लोग, बादामी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो मैं बताया हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। अगला देख लेते हैं हम लोग, लोकेश्वर मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी मैं आप लोगों से बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर, आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से। इसका जो आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक। अगला प्रश्न जो है, 3 समुद्रों की भूमि का सम्राट, तो कौन हो जाएगा? 3 समुद्रों की भूमि का सम्राट, जिसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और एक और आता है हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य प्रथम। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मैं बता चुका हूँ इसको। इसका जो आंसर है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि कालिदास और भारवी, जिसका वर्णन किया गया है, सो क्या कहते हैं, 37वें पद्य में इसका वर्णन आता है कि खुद को यह कहता है कि कालिदास और भारवी से तुलना करता है खुद का, यह रवि कीर्ति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांची कोंड की उपाधि धारण किसने की थी? तो मैं बताया अभी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजमल्ल की उपाधि धारण किसने किया? तो मैं बता चुका हूँ, राजमल्ल की उपाधि किसने धारण किया? विक्रमादित्य प्रथम। तो हम लोग विक्रमादित्य प्रथम लगा लेंगे। तो विक्रमादित्य प्रथम लगा लेते हैं। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है कि बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो इसका आखिरी शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। हम लोग लगा लेते हैं डी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग तनिक भी चिंता न कीजिएगा, सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। और इतना दावा किया जाता है कि आप लोग 60% 70% जितना बता रहा हूँ इससे संबंधित ही आएगा। जो हम लोग के 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उसमें तो मान के चलिए 30 प्रश्न पूरे सिलेबस से, अगर पूरा सिलेबस तो हो जाएगा कंप्लीट, उससे हट के नहीं आएगा। 40 में आप 30 प्रश्न मानिए, बल्कि आप पढ़ते रहिए, आप मेहनत कीजिए खूब, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।